जैसा कि आप टाइटल पे देख चुके हैं, आज का व्लॉग फिल्म शोले के ऊपर। ये वो फिल्म है जो मैंने शायद अपनी जिंदगी की पहली फिल्म देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे फिल्म का ऐसा शौक चढ़ा, उसके बाद से आज तक शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गया हो जिसमें मैंने 2 से 3 फिल्में ना देखी हो। आज शोले फिल्म पे कुछ बातें करते हैं, इस फिल्म के कुछ फनी एस्पेक्ट पे बातें करते हैं, इसकी कहानी में जो जो फ्लॉज थे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपने पहले कहीं और भी सुनी हो और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसमें ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स होंगे जो आप पहली बार मुझसे सुनेंगे, देखा आपने जरूर होगा। और इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े कुछ अपने तजुर्बात और इस फिल्म के ऊपर बनने वाली दीगर फिल्मों को भी थोड़ा सा रिव्यू करूंगा। आज का व्लॉग मेरी आपसे दरख्वास्त से पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सन 80 में फिल्मों के जो नाम होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे कि अमिताभ बच्चन इन एंड एज डॉन या अमिताभ बच्चन इन एंड एज कालिया। लेकिन अमिताभ की और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म में अमिताभ का नाम चौथे नंबर पर आया था। धर्मेंद्र के बाद संजीव कुमार और संजीव कुमार के बाद फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी का नाम आया और फिर चौथे नंबर पे साइड हीरो अमिताभ बच्चन का नाम आया। लेकिन ये नाम ऐसा आया कि उसके बाद ये साइड हीरो गुज़िश्ता 5 दहाइयों से इस फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहा है। शोले फिल्म की कहानी शुरू होती है जब जेलर साहब जो हैं वो किस्सा सुना रहे होते हैं और वो जो हैं थानेदार साहब जो हैं वो 2 कैदियों को एक मालगाड़ी में लेके जा रहे होते हैं। उन 2 कैदियों को हथकड़ी लगी हुई है और 2 पुलिस वाले बाहर पहरा दे रहे हैं और थानेदार साहब जो हैं उन उचक्के लफंगों से गप्पे हाँक रहे हैं। दोस्तों आप गौर करें जरा इस सीन के ऊपर, कोई और पुलिस वाला अंदर नहीं है, जेलर साहब जो अकेले बैठे हुए हैं और वो मुजरिमों से 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि कहां कहां उनकी पोस्टिंग हुई और उन चोरों ने कहां कहां वारदातें डाली हैं। रेलगाड़ी की मशहूर और मारूफ फाइट के बाद जहां पे जेलर साहब ने देखा कि इन दोनों के हाथों में बहुत दम है और ये बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ने के काबिल हैं, जेलर इन दोनों का अपना पस मंजर दिखाया। ये दोनों उचक्के जो हैं बहुत ही शातिर तरीन और बहुत ही माहिर तरीन उचक्के हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ 2000 रुपए इनाम के लिए अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं 50% पे, यानी इनको 1000 रुपए मिलेगा और उसके बाद फिर ये जेल से फरार होके अपने वो 1000 रुपए ले लेते हैं और आपस में यकीनन इन्होंने 500 रुपए बांट लिए होंगे और ये 500 रुपए आज के दौर के $150 से ज्यादा मालिया नहीं रखते। आप यकीन करें जेल तोड़ के भागने के ऊपर बड़ी बड़ी फिल्में और वेब सीरीज बनी है, लेकिन इनके बाएं हाथ का खेल था कि ये जब दिल चाहे जेल चले जाएं और जब दिल चाहे वहां से फरार होके अपने ऊपर रखी इनामी रकम तकसीम कर लें। खैर बहरहाल राइटर साहब हैं, कुछ भी दिखा सकते थे। यहाँ पे ये बात भी मानने की काबिल है, सुरमा भोपाली और अंग्रेजों के जमाने का जेलर यानी जगदीप और असरानी, इन दोनों के ये 2 कैरेक्टर जिनका इस फिल्म की स्टोरी से बज़ाहिर डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे यादगार कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर हैं और इन दोनों को एक जमाना सुरमा भोपाली और अंग्रेजों के जमाने का जेलर कहता है। इस फिल्म की एक एक चीज आइकॉनिक है, एक एक डायलॉग आइकॉनिक है, एक एक चीज याद है लोगों को, कितनी दफा अमिताभ ने पलटी खा के कितनी गोलियां बची। उसके बाद ठाकुर साहब ने जो है इन दोनों को ढूंढने की जो ड्यूटी लगाई थी, ये दोनों दस्तयाब हो गए। ठाकुर साहब ने इन दोनों को गब्बर को पकड़ के लाने का आर्डर दिया। गब्बर पे गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए इनाम रखा हुआ है, जिंदा या मुर्दा, लेकिन ठाकुर साहब गब्बर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं और उसके बदले वो इन दोनों को एडिशनल 25,000 रुपए देना चाहते हैं। और इन दोनों ने भी सोचा कि क्या करना है जिंदगी से। ये दोनों जो है इन्होंने ठाकुर साहब की इस ऑफर को कबूल किया और ये चल पड़े, स्टेशन पे उतरे। यहाँ इनकी बसंती से मुलाकात हुई। बसंती एक ऐसा कैरेक्टर जो आज भी लोगों को याद है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। खैर इस सीन का मैंने क्यों जिक्र किया ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। जब ये ठाकुर साहब के घर पहुंचे तो वहां पे इनके रहने सोने खाने पीने हर चीज का मुकम्मल इंतजाम है, लेकिन ठाकुर साहब ने हर चीज का इंतजाम कर दिया। तो इतना सारे इंतजाम के साथ साथ एक बंदा स्टेशन पे भी भेज देते इन दोनों को लेने के लिए, लेकिन नहीं जनाब, यहाँ पे अगर ठाकुर साहब अपना बंदा स्टेशन भेज देते तो फिर जय वीरू की बसंती से कैसे मुलाकात होती। कहानी है ना, कहानी में सब चीजों को जोड़ना पड़ता है। खैर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इस फिल्म के बारे में मजीद ऐसे ही
मजे मजे के तबसरे बताता जाऊंगा। उसके बाद ये लोग जब अंदर कमरे में जाते हैं तो इन दोनों पे अटैक हो जाता है और एक छोटी सी फाइट होती है, बड़ा सनसनीखेज किस्म का म्यूजिक बजता है, लोगों ने दिल पकड़ लिया कि अब क्या होगा। और उसके बाद फिर पता चलता है कि ये ठाकुर साहब के आदमी थे और इन दोनों की सलाहियतों को आजमा रहे थे। ठाकुर साहब ने भी वही वाला काम किया, दराज के ऊपर जो है ऑर्डर दे दिया ऑनलाइन में। अब बाद में चेक कर रहे हैं मटेरियल अच्छा निकला या बुरा, लेकिन बस खुशकिस्मती थी ठाकुर साहब की कि उन्होंने जो माल मंगवाया था वो वाकई अच्छा निकला। वरना आमतौर पर आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर क्या करो और निकलता क्या है। आगे चलते हैं एक और सबसे मजे का सीन। अब यहाँ पे पहली बार डाकू गांव लूटने आए हैं। 3 डाकू हैं, 3 घोड़ों पे गांव लूटने आए। आमतौर पे जो डाकू होते हैं वो जब किसी गांव को लूटने आते हैं तो उनका टारगेट जो होता है सोना चांदी और नकदी होती है, जिसकी वो पोटली बनाते हैं और घोड़े पे रख के फरार हो जाते हैं। लेकिन ये तो गरीबों का गांव है जहां पे लोगों के पास खाने को, खुद अपने खाने को नहीं है। क्योंकि गांव गरीबों का है तो डाकू भी बेचारे रहम दिल किस्म के डाकू हैं। ये सिर्फ अनाज लूटते हैं और ये अनाज लूटने के लिए 3 घोड़ों पर आए हैं। दोस्तों आप मुझे बताएं 3 घोड़ों के ऊपर कितना अनाज लूट के जा सकते हैं? एक घोड़े पे 1 बोरी से ज्यादा अनाज लेके जाना मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा। अब आप खुद सोचें, ये जो सामान आप देख रहे हैं आके लाके रखा जा रहा है, ये आ तो गए थे, वो तो अच्छा हुआ इनके अमिताभ और धर्मेंद्र यानी जे और वीरू से लड़ाई हो गई, वरना ये सामान ये घोड़ों पे लेके कैसे जाते? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यही परेशान होना था, लेकिन डायरेक्टर ने कहानी में इनको इस सामान को लोड करके ले जाने से बचाया और इनको लड़ा दिया, वरना और उनको भागना पड़ा। खैर आगे आपने ये बात कई दफा ये सीन देखा होगा, लेकिन आपने आज तक ये बात नहीं सोची होगी कि 3 डाकू गांव लूटने जब आए थे तो 3 बोरी अनाज से ज्यादा तो लूट के नहीं ले जा सकते थे इस गांव से। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सीन जो मेरे ख्याल में सब लोगों ने ही इस पे तबसरा किया हुआ है, लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि ये वाला जो सीन है इस पे हर आदमी ने तबसरा किया हुआ है, लेकिन मैं भी इसको शामिल कर देता हूँ। टंकी वाला सीन बड़ा शानदार, बड़ा कॉमेडी, बड़ा मजेदार सीन है, लेकिन गांव में तो लाइट ही नहीं थी। शुरू में आपने देखा होगा जिया बहादुरी जो है वो हंडोले या लालटेन को लाइटें मध्यम कर रही थी, लेकिन गांव में पानी की टंकी बनी हुई थी और पानी की टंकी में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की जरूरत होती है और मोटर को चलाने के लिए बिजली की जो गांव में मौजूद नहीं थी। लेकिन शायद ये टंकी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि धर्मेंद्र की खुदकशी वाला सीन डाला जाए। डायरेक्टर साहब ने यकीनन सिर्फ टंकी वाले सीन को खुदकशी के सीन तक महदूद रखा था। अगर उनको ख्याल होता तो गांव में बिजली भी दिखा देते, क्योंकि गांव में बिजली होने या ना होने से कौन सा गब्बर पे असर पड़ना था, उसने तो गांव को जब दिल चाहा के लूट लेना था। ये एक और सीन है जिसमें इकबाल मियां की नौकरी के लिए खत आया है, डाकिया खत लेकर आया है। ये डाकिया वाला सीन में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस गांव में पोस्टमैन डाक लेकर आता है। पोस्टमैन डाक लेकर आता है। ठाकुर साहब के बड़े ताल्लुकात हैं, वो खुद साहब पुलिस अफसर रहे हैं, इतने बड़े अफसर हैं कि उन्होंने जे और वीरू को तलाश कराया। लेकिन ठाकुर साहब ने कभी भी गांव में थाना बनवाने की दरख्वास्त नहीं दी, न ही गांव वालों के तहफ्फुज के लिए सरकार से कोई मदद की उम्मीद की। सरकार ने अगर पोस्ट ऑफिस बना दिया तो ठीक है, पोस्ट ऑफिस इसलिए था कि इकबाल मियां की नौकरी लग जाए और फिर इकबाल मियां को आगे गब्बर के आदमी मार दें। इस पे भी आगे जिक्र करता हूं। और थाना इसलिए नहीं बनाया कि अगर थाना होता तो फिर जे वीरो क्या करते। खैर आगे ये जो एक जुमला है, इस जुमले में गौर कीजिएगा, तुम 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। ये इकबाल मियां के मारने के बाद इन्होंने कहा था। यहां दोस्तों मैं अब आप लोगों को रोकना चाहूंगा, तुम 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे, लेकिन हम वैसे तुम्हें नहीं मारेंगे। अब आप दोबारा रिपीट करते हैं, शुरू करते हैं। ये दोनों गांव आए थे गब्बर को जिंदा पकड़ने के लिए, लेकिन इस पूरी फिल्म में जहां तक हेमा मालिनी का अगवा नहीं हुआ है और हेमा मालिनी को इन्होंने कांच पे नहीं नचाया है, वहां तक ये गांव में आ रहे थे और ये गांव इनसे मुकाबला कर रहे थे। लेकिन पूरी फिल्म में कहीं पे भी नहीं दिखाया गया कि धर्मेंद्र और अमिताभ, जे और वीरू गब्बर को पकड़ने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई रेकी शेकी कर रहे हो, देख कर आ रहे हो उनके पास कितने आदमी है, कितना असला है, या कोई और तरीका आजमाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो गांव में मजे कर रहे थे। वो जो है अपनी बीवी और वो जो है अपनी बीवी, फिल्म में तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन वैसे इत्तेफाक से दोनों की रियल वाइफ फिल्म में हीरोइन थी। तो ये दो लगे हुए थे, गाने गा रहे थे होली के और
पतंग के और सबके, लेकिन गब्बर से पकड़ने का इनका कोई इरादा नहीं था। वो तो शुक्र करो गब्बर ने बसंती को अगवा करा लिया। अगर गब्बर बसंती को अगवा नहीं कराता तो गब्बर के आदमी गांव आते रहते, इनकी फाइट होती रहती, एक आध गांव का मरता रहता और गब्बर के 4-5 लोग मरते रहते, और इसी तरह से या तो पहले गांव वाले खत्म हो जाते या फिर गब्बर के आदमी खत्म हो जाते, तब कहीं जाके इस फिल्म को खत्म होना था। लेकिन बहरहाल इन तमाम फ्लॉज के बावजूद ये फिल्म एक ऐसी यादगार फिल्म है जिसको मैंने शुरू में कहा था सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, और ये हकीकत है कि ये फिल्म सबसे ज्यादा बार देखे जाने का रिकॉर्ड इस तरह से रखती है कि ये कई दहाई तक सिनेमाओं पे चलती रही, और मेरे ख्याल पे सैटेलाइट चैनल पे सबसे ज्यादा दफा जो फिल्म रिलीज हुई होगी वो शोले है। और ये फिल्म जब भी आती है सैटेलाइट चैनल पे, जिसके पास टाइम होता है, जिसने ये फिल्म देखी हुई होती है, वो टाइम निकाल के जरूर देखता है। लेकिन यहां मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, इस फिल्म को पहली बार जिन्होंने देखा उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी बार जब भी लोग इस फिल्म को देखते हैं वो इस फिल्म को अमिताभ के मरने वाले सीन पे खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर का क्या हुआ, गब्बर का क्या हुआ, ठाकुर साहब जो हैं वो किलो वाले जूते जो पहन के घूम रहे थे गब्बर को मारने के लिए, इन सब चीजों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फिल्म अमिताभ से शुरू होती है और अमिताभ पे खत्म होती है। किसने सोचा होगा कि ये साइड हीरो का कैरेक्टर जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर हो जाएगा कि आगे आने वाला बॉलीवुड जो है वो इस कैरेक्टर, इस फिल्म के हवाले से पहचाना जाएगा। कहा जाता है शत्रुघ्न सिन्हा को ये रोल ऑफर हुआ था और शत्रुघ्न सिन्हा ने इनकार कर दिया था कि ये साइड हीरो का रोल है, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझते थे। लेकिन बहरहाल अमिताभ ने बतौर छोटे अदाकार के ये रोल कबूल करके जिस बड़ेपन का मुजाहरा किया था वो आज तक उस बड़ेपन का खा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं इस फिल्म के साथ साथ आप लोगों को 2-3 बातें और बताऊंगा। शोले फिल्म की कामयाबी के बाद बॉलीवुड जो नकलें करने में वैसे ही माहिर है, कुछ फिल्में दोबारा बनी जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की कीमत, लेकिन ये फिल्म भी लोगों को मुतासिर ना कर सकी। उसके बाद आमिर खान ने जो मिस्टर परफेक्ट हैं उन्होंने फिल्म मेला में काम किया। फिल्म मेला में आमिर खान के साथ आमिर खान के कजन फैसल खान और एक और खान अय्यूब खान थे। एक फिल्म में इतने सारे खान, शोले फिल्म का टॉपिक, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से नाकाम हुई, शायद इस वजह से कि उसमें ठाकुर का रोल जो है अक्षय कुमार की बीवी डिंपल कपाड़िया को दे दिया गया था। और इस तरह से अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया को ये एजाज हासिल है कि शोले पे बनने वाली 2 अलग अलग फिल्मों में इन दोनों ने अलग अलग काम किया है। कहना मजे की बात। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म शोले का एक ऑफिशियल रीमेक बना जिसमें खुद अमिताभ बच्चन साहब ने काम किया। राम गोपाल वर्मा की आग, इसको कोई कैसे भूल सकता है। इंतहाई वर्स्ट तरीन फिल्म। कहते हैं कभी कभी कुछ चीजें गलती से बन जाती हैं। रमेश सिप्पी साहब ने जब शोले फिल्म बनानी शुरू की होगी तो उनके फहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यह फिल्म इतनी बड़ी कामयाब फिल्म होगी और ये फिल्म इंडस्ट्री का रुख चेंज कर देगी और बॉलीवुड को उस लेवल पे पहुंचाएगी कि जहां से बॉलीवुड की एक इंटरनेशनल शनाख्त बन जाएगी। मैंने आपसे कहा था मैं इसके 3 हिस्से डिस्कस करूंगा, तो मैं इसके तीसरे हिस्से पे डिस्कस करता हूं। ये फिल्म दोस्तों हमने पहली बार वीसीआर पे देखी थी। वीसीआर पे देखी जाने वाली पहली फिल्म, यानी इसे टीवी पे देखा, और शोले फिल्म को सारी जिंदगी सिर्फ टीवी पे देखा है। इस अजीम फिल्म को हमने सिनेमा पे नहीं देखा, और आप यकीन करें इतनी बार देखा है 20 इंच के टीवी पे, काले टीवी पे, और तो और 14 इंच के टीवी पे भी, क्योंकि किराए पे मिलने वाले वीसीआर जो होते थे वो 14 इंच, वो ज्यादातर 14 इंच का टीवी दिया करते थे। तो इस वजह से इस फिल्म को सिर्फ टीवी पे और 14 इंच के पुराने टीवी पे, और उसके बाद 14 इंच से लेके अभी मेरे पास 50 इंच का टीवी है, तो 50 इंच एलईडी स्क्रीन है, तो बस इसी स्क्रीन तक महदूद रहा हूं। लेकिन मैंने अपने जब से पहली बार ये फिल्म देखी थी 80s में, उसके बाद से अब तक शायद हर 2-3 महीने बाद एक बार ये फिल्म मैं जरूर देखता हूं। ये फिल्म एक अजीब सी एक फिल्म है जिसको जितनी भी बार देखा जाए मुझे तो बहुत मजा आता है। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।